गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 41 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इस लेक्चर क्लास के अंदर हम लोग पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर की क्लास के अंदर हम लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की चीज़ों को कवर किया था। जो हमारा 41 लेक्चर है उसके अंदर हम पोर्टफोलियो को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन क्या होता है। When selection of the securities for investment is complete, the execution of portfolio plan takes the next step in the portfolio management process. Portfolio execution is related to buying and selling of specified securities in a given amount. कि अगर हम पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कम्प्लीटली हम उन पोर्टफोलियो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेज के अंदर। तो अगर हम बात करते थे कि जो पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन है वो रिलेटेड है जब हम एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ की गिवन अमाउंट में बाइंग और सेलिंग करते हैं। बाय द टाइम दिस फेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज रिच्ड सेवरल की इशू हैव बीन सॉर्टेड आउट, investment objectives and constraints have been specified, asset mix has been chosen, portfolio strategy has been developed and specific securities to be included in the portfolio have been identified। कि जैसे जैसे जो हमारा पोर्टफोलियो का जो फेस है उसमें जो टाइम रिच होता रहता है तो जो भी सर्विस की हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं, तो जो भी हमारा एसेट मिक्स होगा उसको हमें चूज़ करना होगा, हमें पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी उसको डेवलप करने के लिए। और जो भी हमारी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ है उनके अंदर हमको इंक्लूड करना होगा उनको पोर्टफोलियो में जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट द पोर्टफोलियो प्लान बाय बाइंग एंड और सेलिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन गिवन अमाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम ये होता है कि जो भी हमारे पोर्टफोलियो प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करना है और हमें जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को गिवन अमाउंट में बाइंग और सेलिंग करनी है। द पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन फेज यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ट्रेडिंग गेम इज़ लाइक, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ की प्लेयर्स ट्रांजेक्टर्स इन दिस गेम, you are likely winners and losers of this game and what guidelines should be borne in the mind while trading। कि जब हम पोर्टफोलियो एजुकेशन के फेस पे होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम एक ट्रेडिंग गेम को खेल रहे हैं। तो जब भी हम अपने जो भी ट्रेडिंग गेम के जो की प्लेयर्स है मीन्स ट्रांजेक्टर्स है उस गेम के मीन्स की जो की प्लेयर्स है उनको हमें या तो जिताना होता है या उनको या उस गेम के अंदर वो लोअर्स होते हैं मीन्स लूजर्स होते हैं। तो आज जब भी हम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं अपने माइंड में जब कि हमें किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है पोर्टफोलियोज़ के अंदर तो वो हम उसको एक गेम के रूप में या गेम के अकॉर्डिंग हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग गेम क्या होता है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन नीड टू डिफर फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टू फंडामेंटल वेज। कि अगर हम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन की ट्रेंड को देखें तो वो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो फंडामेंटल वेज से बिल्कुल क्या है डिफ़र है मीन्स डिफरेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बिजनेसमैन एंटरिंग इनटू अ ट्रांजेक्शन डज सो with a reasonable understanding of the motives of the party on the other side of the transaction. For example, when you are buying a piece of used machinery, you are well aware of the motives of the seller. In contrast, in a typical securities transaction, the motive and even the identity of the other party is not known. कि अगर हम देखते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन किसी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर होता है तो वो अपने मोटिव्स को समझता है जो कि रीज़नेबल होते हैं दूसरी पार्टी के लिए। तो हम ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी अदर साइड से। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो जब हम किसी यूज मशीनरी को बाई कर रहे हैं तो जो सेलर का जो मोटिव होता है वो हमको अवेयर होता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये बोलेंगे कि जो भी हमारी टिपिकल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है जो भी उसका मोटिव है इवन उसको आइडेंटिफाई करना है तो वो हमारी अदर पार्टी के नॉन होने पे मीन्स उसके नॉन नहीं होने पे की जाएगी। सेकंड क्या पॉइंट है कि विद बोथ पार्टीज जनरली गेन from a business transaction. A security transaction tends to be a zero sum game. A security offers the same future cash flow stream to the buyer as well as the seller. So apart from the consideration of taxes and differential risk bearing abilities, the value of security is the same to the buyer as well as the seller. कि जब हम बोथ पार्टीज़ को जनरली जो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के गेन को बताते हैं तो जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है उसका जो ट्रेंड होता है वो जीरो सम गेम के बराबर होता है। तो जो सिक्योरिटी हम ऑफ़र कर रहे हैं हमारे सेम फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रीम के अंदर तो जो बायर है वो सेलर के साथ होगा। तो जो भी कंसिडरेशन हमारे टैक्सेस से रिलेटेड है या जो भी हमारे डिफरेंशिएशन रिस्क है
जिनको हमें बियर करना है, तो जो वैल्यू है सिक्योरिटी की वो बायर और सेलर के लिए सेम होगी। Hence, constructive motives which guide business transaction are not present in most security transaction. This means that if a security benefits one party, it hurts the another. Put differently, if one wins, the other lose. कि अगर हम इन कंस्ट्रक्टिव मोटिव्स को देखें तो जो गाइड है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का वो कभी ना कभी प्रेजेंट नहीं होते किसी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के अंदर। तो जो हमारे सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं एक पार्टी की, तो दूसरे को उस वन पार्टी के बेनिफिट से हर्ट होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको डिफरेंटली हम ये बताएं कि उसमें से एक पार्टी जीतती है और दूसरी उस लॉस होती है। उसके बाद क्या मोटिव्स हैं ट्रेड के। वाई डू पीपल ट्रेड, कि अगर हम देखें कि पीपल क्यों ट्रेड करते हैं तो उसके दो मोटिवेशंस को हम समझेंगे। पहला मोटिवेशन है हमारा कॉग्निटिव और दूसरा मोटिवेशन है हमारा इमोशनल। तो पहले हम ये देखेंगे कॉग्निटिव को कि पीपल ट्रेड बिकॉज दे थिंक दे हैव अ सुपीरियर इन्फॉर्मेशन और बेटर मेथड ऑफ एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। हाउएवर मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स टेंड टू कंफ्यूज नॉइस एंड रैंडमनेस फॉर इन्फॉर्मेशन। Traders see patterns in the stock prices that are random and they rarely to intuitive judgment even when systematic analysis would have demonstrated that their judgment is incorrect। कि जब हम ये देखते हैं कि ट्रेड का क्या मोटिव होता है एक पीपल के लिए, तो उसको हम दो मोटिवेशन से समझ रहे थे कि जो पहला मोटिवेशन होता है वो होता है कॉग्निटिव, कि जब कोई पीपल ट्रेड कराता है तो वो सोचता है कि उसके पास एक सुपीरियर इन्फॉर्मेशन है, बेटर मेथड्स हैं इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए। जब वो ट्रेडर उस ट्रेंड को देखता है तो वो कंफ्यूज होता है कि क्या नॉइस है, क्या रैंडमनेस है उस इन्फॉर्मेशन की। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैटर्न्स देखते हैं उस स्टॉक प्राइस का रैंडमली, और वो उसके रिगार्डिंग जजमेंट देते हैं कि किस तरीके से हमें सिस्टमेटिक एनालिसिस करना है अपने ट्रेडिंग का। साथ साथ वो डेमोस्ट्रेटेड होते हैं कि जब भी अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ों के रिगार्डिंग जजमेंट देते हैं तो कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं। और सेकंड हमारा मोटिवेशन है इमोशनल, कि ट्रेडिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ प्राइड। स्पेसिफिकली पीपल ट्रेड बिकॉज ट्रेडिंग ब्रिंग्स विद अ जॉय ऑफ प्राइड। When someone decides to buy a stock, he assumes responsibility for the decision. A stock that goes up brings not only profit but also pride. Of course, if the trading decision turns out to be wrong, it can be implicit losses and cause embarrassment। कि अगर हम देखें कि जो हमारा सेकंड मोटिवेशन है वो इमोशनल से रिलेटेड है, तो अगर हम देखें कि जो ट्रेडिंग होता है वो एक प्राइड का सोर्स भी होता है। तो जब भी कोई पीपल ट्रेड करता है तो वो उस ट्रेडिंग के थ्रू एक जॉय ऑफ प्राइड भी लेता है। तो जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरीके के स्टॉक को बाई करना है, तो वो हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके रिगार्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं। तो जो भी अगर आप देखेंगे कि जब भी स्टॉक अगर वो गोल्स होता है, मीन्स कि इंक्रीज़ होता है, मीन्स उसकी प्राइजेज़ अगर अप होती हैं, तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम ये नहीं देखते कि जो उसकी स्टॉक की जो प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ना कि हम उसके प्रॉफिट को देखते हैं, बल्कि वो हमारे लिए प्राइड का मूवमेंट होता है। तो अगर हम ये कहें कि जब भी हम कोई ट्रेडिंग डिसीजन को लेते हैं तो वो कभी कभी हमारे लिए रॉन्ग भी होते हैं और वो हमें लॉसेस भी देते हैं, साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट को भी कॉज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद मैं आपको जो इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, उसको मैं इस टॉपिक में इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि अगर जब हम इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर दो फेस होते हैं। कि जब मैं इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम दो स्टेप की बात करें वहाँ पे, तो मेरे पास दो जो स्टेप होंगे वो क्या होंगे, डिज़ाइन फेज़ और दूसरा होता है एजुकेशन फेज़। डिज़ाइन फेज़ का मतलब क्या हुआ कि जब मैं पोर्टफोलियोज़ को डिज़ाइन दे रहा हूँ, मीन्स उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ या उसका वैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो अगर मैं डिज़ाइन फेज़ की बात करूँ तो उसके अंदर हम 3 पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। पहला क्या है कि इन्वेस्टिगेट गोल्स एंड स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने गोल्स को जो कि हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। हम स्टेक होल्डर्स को देखते हैं जो कि हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिफाइन सूटेबल पोर्टफोलियोज़। उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं उन सूटेबल पोर्टफोलियोज़ को जिन पे मुझे डील करनी है। थर्ड क्या है, चूज़ वैल्यूएशन क्राइटेरिया। उसके बाद उन पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज़ के रिगार्डिंग मैं वैल्यूएशन करता हूँ और उसके क्राइटेरिया को चूज़ करता हूँ। ये होता है हमारे डिज़ाइन फेज़ के 3 स्टेप्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो होता है एग्जीक्यूशन फेज़। उसमें अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो जो पहला पॉइंट है वो है कलेक्ट एंड स्कोर एसेट्स और चेंज इनिशिएटिव्स, कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको स्कोर देते हैं, साथ साथ जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको चेंज करते हैं उन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनालाइज पोर्टफोलियोज़। उसके बाद हम पोर्टफोलियोज़ को एनालाइज करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, डिसाइड एज इनपुट टू द रियलाइजेशन। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमको किस तरीके के पोर्टफोलियो को रियलाइज़ करवाना है। तो अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब हम किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस के इंटीग्रेटेड की बात करें तो उसके अंदर 2 फेज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम से भी समझा रखा है साइड में, आपके राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर देखेंगे तो वहाँ लिखा है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर आप बात करेंगे तो पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजीज़, सूटेबल पोर्टफोलियो को डिफ़ाइन करना और वैल्यूएशन करना। और उसके बाद जो एजुकेशन पार्ट में देखेंगे तो हम कलेक्शन करते हैं पर्टिकुलरली एसेट्स को या जो भी हमारे पोर्टफोलियोज हैं उनको, फिर उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पोर्टफोलियो एजुकेशन है उसके बारे में समझा, और लास्ट में हमने इस टॉपिक को इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस से कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।